हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर .NET प्रोग्रामिंग सेशन। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि .NET को शुरू कैसे करते हैं। .NET को शुरू करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 इंस्टॉल किया था। उसमें जाके प्रोग्राम को शुरू किया था। कहाँ से हमें कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है वो हमने देखा था। अब हम चलते हैं आगे दूसरे सेशन में। दूसरे सेशन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। याद रखिए, आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम भी जनरेट होंगे। अगर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक लाइव सेशन, जो महीने में 2 बार हम लोग लाइव सेशन करेंगे। ऑलमोस्ट सैटरडे होगा, लेकिन कोई दिक्कत की वजह से अगर डे चेंज होता है तो वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो पूरी लिंक और वो इंफॉर्मेशन आपको आपके मेल अकाउंट में ही मिलेगी। सो गाइस प्लीज कमेंट में अपना मेल आईडी लिख लेना, जिससे आपको हम लोग हमारी जो भी लिंक जनरेट कर रहे हैं वो आपको मेल कर सके और आप हमारे साथ लाइव सेशन में ज्वाइन हो सके। ओके, तो आज चलते हैं हम लोग हमारे .NET के सेशन में कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। मतलब कि हम .NET यूज कर रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी है, तो उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे जो हम लोग हर एक प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो वो पूरा एक थोड़ा बहुत थियरी सेशन होगा, तो हम लोग थियरी सेशन में वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर मैं आपको कंट्रोल्स बता देता हूँ, जो कंट्रोल हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, जो कॉमन कंट्रोल है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब उसका आईडी देखा तो उसमें हमने टूल बॉक्स देखा था। टूल बॉक्स के अंदर क्या था, तो वहां पर सारे कंट्रोल्स थे। उनमें से कंट्रोल्स हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं और कौन कौन से कंट्रोल हमें जरूरी है, तो वो उसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं लेबल। लेबल कंट्रोल क्या होगा, तो जब भी हम लोग कोई सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किसी को देना चाहिए कि ये चीज इसके लिए है, वैसा कुछ दिखाना है। जैसे कि नेम, हमने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उसमें आगे हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, टेक्स्ट बॉक्स से आगे लिया कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें एंटर क्या करना है, वो शो करना है, तो वो हम लेबल के जरिए कर सकते हैं। जैसे कि नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एक्सेट्रा। तो उस सारे लेबल को डिक्लेरेशन करने के लिए आप लोग लेबल कंट्रोल यूज करेंगे और उसका प्रीफिक्स हम लोग यूज करेंगे LBL। मतलब जब भी हम लेबल कंट्रोल लेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे, तो वो नाम के आगे हम लोग कंपल्सरी लेबल लेंगे और ये हम लोग उसके नाम की प्रॉपर्टी में जाके ही करेंगे। सेकंड कंट्रोल हम लोग लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। अब ये जो कंट्रोल है टेक्स्ट बॉक्स, वो किस लिए है, तो जब भी हमें कोई वैल्यू यूजर को के जरिए एंटर करवानी है, यूजर को कोई वैल्यू एंटर करनी है, तो वो वैल्यू एंटर करने के लिए उसको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स का नाम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, लेकिन हम लोग उसकी नेम प्रॉपर्टी में जाके उसको भी अपडेट करेंगे और उसका प्रीफिक्स हम लोग डालेंगे TXT। TXT नेम, TXT एड्रेस। मैं यहाँ पर इसीलिए इस एक्सटेंशन को आगे जो भी हम लोग एक्सटेंशन डाल, तो ये डालने के लिए मैं ज्यादा प्रीफर क्यों कर रहा हूँ, तो जब भी हम लोग कोड करेंगे तब ऐसा होगा कि हमने लेबल का नाम भी नेम दिया होगा और टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी कुछ और नेम के रिलेटेड ही दिया होगा। तो हमें बार बार आइडेंटिफाइड नहीं करना पड़ेगा कि टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है और लेबल कौन सा है, इसीलिए हम लोग उसका प्रीफिक्स देंगे। वैसे ही हम लोग आगे है बटन कंट्रोल, जिसका प्रीफिक्स होगा BTN। अब बटन कंट्रोल क्या होगा, तो जब भी हमें कोई इफेक्ट जनरेट करवानी है, जैसे कि हमें ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, या तो कम करना है, किसी पर भी कम लोग क्लिक करते हैं या कोई इफेक्ट जनरेट करते हैं, हर जगह पर सबमिट करना है, तो हर जगह पर बटन का यूज होगा। तो वो बटन कंट्रोल हम लोग इसीलिए लेंगे। इस एक फॉर्म में एक से ज्यादा बटन भी हो सकते हैं, कम बटन भी हो सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं ऑप्शन। तो उसके अलावा हम लोग बात करते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल, ऑप्शन बटन कंट्रोल। ये सारे कंट्रोल्स हम लोग यूज करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक सीख लेते हैं, बेसिक देख लेते हैं आज के सेशन में। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बेसिक में क्या होगा, तो हमारा जो प्रोग्रामिंग है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, वो हम लोग देखते हैं इस सेशन में। फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारा प्रोग्रामिंग, जो पहले यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद वो प्रोग्राम लाइव भी होगा। और लाइव प्रोग्रामिंग हो सके तब तक हम लोग लाइव प्रोग्रामिंग ही करेंगे।
जिससे आपको पता चले कि कौन से टाइम पर कौन सी एरर जनरेट। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस चैनल को जान सके। ओके, चलते हैं अभी स्क्रीन की ओर, वहां पर हम लोग थोड़ा थियरी पोर्शन। तो गाइस हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ASP.NET इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। तो हम लोगों ने देखा भी था कि .NET एक टेक्नोलॉजी है, वो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर वो सारी लैंग्वेज डिक्लेयर की हुई है। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो VB.NET का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ VB.NEट के बारे में दिया हुआ है, इसके फ्यूचर्स है, उसके प्रोफेशंस है। तो यहाँ पर फ्यूचर वगैरह नॉर्मल है, जो हम लोग कंटिन्यूस जैसे जैसे यूज करेंगे पता चलेगा कि इनमें अच्छे अच्छे फीचर कौन से है। उसकी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ये जो है वो हमें विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के लिए तैयार करता है। वेब एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, उसके अलावा वेब सर्विसेज हम लोग तैयार कर सकते हैं। उसके कुछ कंपोनेंट्स है, जो कंपोनेंट्स में मेन बेसिक है CLR है, CTS है और CLS है, जो क्लास लाइब्रेरी की तरह से वर्क करता है। ये उसका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले टॉप पर वो शो करता है हर एक लैंग्वेज, मतलब कि मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्टिंग है, वो हमें सबको पता है। उसके बाद वो क्या करेगा, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, मतलब हम लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसके जो रूल्स है वो सारे रूल्स यहाँ CLS के अंदर डिक्लेयर है और हर एक लैंग्वेज को उस रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद CTS है, मतलब कॉमन टाइप सिस्टम, जो जिस लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो डेटा टाइप यूज करेंगे उसके जो रूल्स है, उसके जो नॉर्म्स है, वो यहाँ पर उसके जो प्रोटोकॉल्स है वो सब यहाँ पर CTS के अंदर डिक्लेयर है। उसके बाद क्या करेगा, वो .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी यूज करेगा, मतलब जो भी इसकी फाइल्स है, जो भी क्लास हमने तैयार किए हैं वो सब क्लास यहाँ पे डिक्लेयर है, वो चेक करेगा। उसके बाद आप जो एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं वो यहाँ पर शो है। आप विंडो बेस्ड बना रहे हो, वेब बेस्ड बना रहे हो, कंसोल बना रहे हो, वो एप्लीकेशन तैयार करेगा। उसके बाद उसको वो कनेक्ट करेगा डेटाबेस के साथ, जो ADO.NET के नाम से यहाँ पर दिया है। ADO.NET कुछ भी नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस हमें जो प्रोवाइड करता है वो ADO.NET के नाम से जाना है। वहां पर भी हम लोग मल्टीपल डेटाबेस यूज कर सकते हैं, उनमें से भी। फिर यहाँ पर CLS होगा, मतलब जब ये प्रोग्रामिंग पूरा होगा तब वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले CLR जो है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, वो JIT कंपाइलर का यूज करेगा। मतलब JIT है वो .NET का कंपाइलर है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जहां पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन वो एग्जीक्यूट होने से पहले क्या होगा कि जो भी लैंग्वेज हम लोग यूज कर रहे हैं उस हर एक लैंग्वेज का सेपरेट कंपाइलर होगा। हमारा कोड, जो भी हमारा कोड है, सोर्स कोड है, वो सबसे पहले उस कंपाइलर के अंदर एग्जीक्यूट होगा और फिर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा MSIL कोड, और JIT कंपाइलर उस MSIL कोड को एग्जीक्यूट करवा के हमें नेटिव कोड में आउटपुट देगा। तो यहाँ पर आगे हमने वो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखिए क्या क्या है एक्सप्लेनेशन में। तो नॉर्मल सबसे पहले CTS एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर जो भी वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, वो यहाँ पर डिक्लेरेशन किया हुआ है। उसके बाद उसकी जो सर्विस हम लोग यूज कर रहे हैं क्लास लाइब्रेरी, वो कौन कौन सी क्लास लाइब्रेरी हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद ADO.NET में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वो यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद CLR डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर में, तो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जस्ट इन टाइम कंपाइलर का, कि जो 3 टाइप अलग अलग टाइप से वर्क करता है। उसमें सबसे पहले देखिए, पहले तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो है वो कैसे वर्क करता है वो हम शो करें। यहाँ पर देखिए हर एक लैंग्वेज का खुद का एक कंपाइलर, इसके अंदर वो कोड एग्जीक्यूट करता है, और ये जो कोड है उसको हम लोग MSIL इंटरमीडिएट कोड बोलेंगे, या CLIL बोलेंगे, या फिर IL बोलेंगे, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड बोलते हैं। फिर वो जो कोड है वो JIT कंपाइलर के अंदर एग्जीक्यूट होगा और फिर हमें नेटिव कोड में आउटपुट मिले। नेटिव कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पर उसके 3 अलग अलग टाइप भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले प्री-JIT के अंदर क्या होगा, ऑल द सोर्स कोड कंपाइल इनटू द मशीन कोड, मतलब पूरा कोड हमारा कंपाइल होगा मशीन कोड में एट द सेम टाइम इन द सिंगल कंपाइलेशन। जब भी हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वो पूरा कोड, सोर्स कोड हमारा एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर हमें आउटपुट देगा। सेकंड है नॉर्मल कोड, द सोर्स कोड मेथड that are required at a run time are compiled into the machine code and first time they are called by the normal JIT compiler। वो क्या करेगा, कुछ ऐसी मेथड्स होगी जो फर्स्ट टाइम हमें कंपाइल करने, उसके बाद वो स्टोर कर लेगा कैच में। फिर अगर हम प्रोग्राम सेकंड टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो वहीं से डायरेक्ट लेगा, जिससे हमारा टाइम कंज्यूम होगा। फिर आते हैं इकोनोजिट कंपाइलर। ये क्या करेगा, द सोर्स कोड मेथड that are required at the run time are compiled into the machine code by the इकोनोजिट कंपाइलर। मतलब कुछ मेथड होगी तो उसको रन करनी है तो वहां से डायरेक्ट रन करके ले लेगा। तो ये पूरे 3 टाइप से
और उसके बाद हमने कंपोनेंट यहाँ पर डिक्लेयर किए हुए CLR, CTS, CLS। तो ये कंपोनेंट हमें आगे जैसे जैसे वर्क करना है तब तक वैसे वैसे पता चलता जाएगा। तो ये सिर्फ नॉर्मल हमारा प्रोग्राम था। उसके बाद हमने आईडी लिया हुआ है, आईडी ऑलरेडी हम लोगों ने थियरिकल पोर्शन में देख लिया है। तो यहाँ पर हम लोग ये थियरी सेशन खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल कैसे वर्क करेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज का सेशन, सो गाइस यहाँ पर मैं ये सेशन खत्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लेना और कमेंट पे अपना मेल आईडी सेंड करना मत भूलना, क्योंकि उसके हिसाब से आपकी सारी एरर भी सॉल्व होगी और आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे। ओके, तो यहाँ पर मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक